करेंगे उन दोनों में क्या अंतर है। पिछली बार तो आपको जो समीकरण है वो बने बनाए दिए हुए थे, आपने सिर्फ उन समीकरणों को हल करना था। आज जो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी हुई है, जो सवाल दिया हुआ है, उसके आधार पर हम पहले समीकरण बनाएंगे और फिर उस समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर आपने समीकरण बनाना सीखना है, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे क्वेश्चन में कहेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे और हमारा समीकरण बन के तैयार हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। कि जैसे अब यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि प्रमेय संख्या -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे हमें 3/7 प्राप्त हो। तो यहाँ इसके हल में देखिए क्या लिखेंगे कि -7/3 के दुगने में, पहले तो इसका दुगना करो। दुगना करने का मतलब इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। में क्या जोड़ा जाए, मैं कहता हूं कि x जोड़ा जाए, कि हमें पता ही नहीं है वो क्या चीज है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कि -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, जिससे हमें 3/7 प्राप्त हो, यानी जिसका उत्तर क्या है, 3/7 आए। ठीक, तो बन गया समीकरण। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं पहले। 2 7 14 और माइनस का 7 है तो माइनस का 14/3 प्लस x बराबर 3/7। तो यहाँ प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमने ये चीज तैयार की। ठीक, तो यहाँ पर या लगाएंगे। ठीक, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। यहाँ पर फिर या जो चर है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3/7, ये माइनस का 14/3 है तो राइट साइड में जाकर के प्लस का 14/3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के निशान के ऊपर से माइनस की संख्या जाएगी तो प्लस की बन जाएगी। या x बराबर क्या होगा, इधर दोनों का एलसीएम लेते हैं। 7 तिये 21, 21 को 7 से भाग दिया 3, 3 तिये 9, 21 को 3 से भाग दिया 7, 14 7 98। ओके, तो यहाँ पर x बराबर 9 और 8 17 और 9 और 1 10, 107/21 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला उदाहरण देखिए। कहता है कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि आयत से आप भली भांति परिचित है कि यह आकृति क्या होती है, आयत होती है। अब इस आयत का परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग दे रखा कितना, 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, और लंबाई ज्ञात करनी है। अब इस एक्सरसाइज में और इन उदाहरणों में जो चीज ज्ञात करनी है ना, वो x है। ज्ञात क्या करनी है, लंबाई। लंबाई ज्ञात करनी है तो हम लंबाई को x मान लेते हैं। कि माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। ओके, अब आयत का परिमाप आपको दे रखा है। आयत का परिमाप, पहले आप सूत्र लिख देते हैं इसका कि परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता ना परिमाप का। तो परिमाप कितना दे रखा, 13, तो परिमाप के नीचे परिमाप लिख दो, बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी x, चौड़ाई कितनी 2 से 3/4। ठीक, तो यहाँ से अब हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। 13 बराबर 2 गुणा x प्लस, पहले सही बटे खोल लेते हैं, 4 दूनी 8 और 3 11/4। ठीक, या अब 13 बराबर 2 के अंदर गुणा कर दो 2x
प्लस 11 दूनी 22/4। अब देखिए समीकरण बन गया ये। तो हम x को एक तरफ रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ ले जाएंगे, या इसको ऐसा लिख देते हैं कि राइट साइड लेफ्ट में लिख देते हैं, लेफ्ट राइट में लिख देते हैं, तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक तो एक तराजू के दो पलड़े हैं, कोई किसी में रख दो। ठीक, तो अब देखिए पहले 22/4 को हम इधर 13 की तरफ ले जाते हैं, तो 2x बराबर 13, इधर 22/4 प्लस का है, इस साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 2x इधर पहले लघुत्तम लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के सोल्व करना पड़ेगा। 4 इसके बटे में कुछ नहीं, 1 दे लिया। ठीक, 4 को 1 से भाग दिया 4, 4 13 चौकी 52, माइनस 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 22 से गुणा करेंगे 22। 2x बराबर देखिए 52 में से 22 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0, 5 में से दोगे 3, 30/4। ठीक, या x बराबर 30/4, इधर 2 गुणा में है, ये इधर जाकर के बटे में हो जाएंगे। ठीक, 2 1 में 2, 15 दूनी 30। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15/4। ओके, तो 15/4 को अगर आप सही बटे में बदलोगे तो 15 को 4 से भाग देके देख लो, 4 3 12 शेष 3, तो 3 सही शेष बटे ये 3 से 3/4 आ जाएगा। ठीक, ये उत्तर होगा। तो आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 से 3/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसलिए आयत की लंबाई, इसलिए आयत की लंबाई बराबर 3 से 3/4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ देखिए अगले उदाहरण में आपको दिया हुआ है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं कि ये तो है साहिल। ठीक, ओके, ये साहिल है और ये हो गई साहिल की अम्मा। ठीक है, बन गई। तो ये साहिल की अम्मा हो गई। अब ये दोनों आपके सामने हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहता है ना, ऐसे ही हमें समीकरण तैयार करना पड़ेगा। साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। अब हमें पता नहीं साहिल की कितनी है, तो साहिल की वर्तमान आयु आप x वर्ष मान लेते हैं। वर्तमान मतलब आज की डेट में x वर्ष है, साहिल की x है, तो साहिल की माँ की आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी माँ उससे 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी होगी। 3 गुनी मतलब 3 से गुना कर दी हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। ये साहिल हो गया, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। अब 5 साल बाद में कंडीशन देखो, आज साहिल x वर्ष का है, तो 5 साल बाद में x 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 5 वर्ष बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे, x में 5 से जोड़ देंगे। ठीक, एक बार फिर से 5 वर्ष बाद में क्या होगा, आज साहिल x साल का है, तो 5 साल बाद में 5 साल बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा तो x में 5 से जोड़ दिया हमने। अब साहिल 5 साल बड़ा हो गया 5 साल बाद में, ये तो है इसके वर्तमान, और ये 5 वर्ष बाद की बात है। तो 5 वर्ष बाद में साहिल 5 साल बड़ा हो गया, तो उसकी माँ भी तो बड़ी होगी। कितनी होगी, वो भी 5 साल बड़ी होगी। 5 साल बड़ी होगी तो 5 इसमें जोड़ दिया,
अब ये कहता है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, यानी इन दोनों का योग 66 वर्ष हो जाएगा। किस किस का? x+5 का और 3x+5 का योग कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि x+5 + 3x+5 बराबर कितना? 66। 1x और 3x, जैसे 1 कुर्सी और 3 कुर्सी 4 कुर्सियां हो जाती है, उसी तरह से 1x और 3x मिल करके कितने हो गए? 4x हो गए। 5 + 5 10 बराबर 66। ठीक, या 4x बराबर 66 पहले से पढ़ा, 10 इधर जाएगा तो 10 माइनस का हो जाएगा। या x बराबर 66 में से 10 घटाएंगे 56, या 4x बराबर 56, या x बराबर 56, 4 इधर गुणा में इधर जाकर के भाग कटेगा तो 14 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 14। तो साहिल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। तो उसकी माँ की उससे 3 गुनी है, तो माँ की वर्तमान आयु 14 × 42 साल हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साहिल की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। माता की वर्तमान आयु 14 × 3 42 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब शुरू में क्या लिखना आपने कि पहली बात तो आपको क्वेश्चन पे पकड़ होनी चाहिए, आपको सोचने का तरीका आपको आना चाहिए कि जिस तरीके से हमने सोचा, अगर वो तरीका आ गया तो सीधा समीकरण बन जाएगा। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने माना वो लिख दिया कि माना साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए माता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 3x वर्ष। ठीक, अब 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी? x+5। 5 वर्ष बाद माता की आयु ये 3x+5। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार अपन समीकरण बनाया, ये आ गया, बस हो गया। लिखना इतना ही था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई मंत्र थोड़ी ना पढ़ना हमने। ठीक है, अब आगे 8वां उदाहरण देखिए कि बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले, कुछ सिक्के 5 रुपए वाले हैं। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है या तिगुनी है और उनके मूल्यों का योग 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चित्र के माध्यम से समझाता हूं आपको कि ये तो है 2 रुपए वाले सिक्के, ठीक, और ये है 5 रुपए वाले सिक्के। अब कितने कितने हमें नहीं पता भाई, अब वो तो हमें ज्ञात करना है कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। और अब x किसको माने? 5 वाले को माने कि 2 वाले को माने? समस्या तो ये भी है। अब यहाँ देखो कि आसान कौन सा है x लेना। यहाँ कहता है कि यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो 2 रुपए वाले ज्यादा है, 5 वाले कम है, तो 5 वालों को अगर आप x माने तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या इससे 3 गुनी है, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, तो जो कम है उसको मैंने x मान लिया, दूसरा उसका जितने गुणा करना है वो कर देंगे बस। अब आगे कहता है कि उनके मूल्यों का योग 77 है। मूल्यों का योग का मतलब है
कि कुल मिलाए कितना धन हो गया, कितने रुपए हो गए। अब देखो 5 वाला एक सिक्का हो तो 5 गुना 1, 2 सिक्के हो तो 5 गुना 2 10 हो जाएंगे, 3 सिक्के हो तो 3 गुना 5 15 हो जाएंगे, 4 सिक्के हो तो 4 गुना 5 20 हो जाएंगे। इसी तरह 6 सिक्के हो तो 6 गुना 5 30 हो जाएंगे। अगर x सिक्के तो x गुना 5 हो जाएगा। तो कुल धन ये कितना हो जाएगा, x गुना 5 यानी 5x हो जाएगा। और इसमें कुल धन कितना होगा, एक सिक्के में 2 गुना 1, दो सिक्कों में 2 गुना 2, 3 सिक्कों में 2 गुना 3। इस तरह से कि अगर हमारे पास कुल सिक्के 3x हैं और एक सिक्का 2 रुपए का है तो कुल रुपए कितने हो गए, उसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 6x और ये हो जाएंगे आपके पास 5x। यानी कुल धन 2 रुपए वालों में तो 6x है और 5 रुपए वालों में 5x है। ठीक, और कुल धन का जोड़ कितना है, 77 है। 6x और 5x का जोड़ कितना है, 77। 6 और 5 11x बराबर 77। तो x बराबर 77/11, 11 कम 11, 11 7 77। तो x बराबर हो गया 7। तो x बराबर 7 हो गया तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो आ गई, इसलिए 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 7। और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसे 3 गुनी है तो 7 गुना 3 21। तो ये तो हो गए 21 सिक्के और ये हो गए 7 सिक्के। अब कुल धन देख के अपना 77 रुपये बनता भी है कि नहीं। 7 5 35 रुपए तो ये हो गए और 21 दूनी 42 ये हो गए। जोड़ करके देखो बिल्कुल सही है, 77 रुपये बन तो गए। तो हमारा सम तो आ गया। ऊपर 1 2 लाइनें लिखनी हुई यहीं से लिखेंगे। माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, क्या लिखेंगे, माना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x। इसलिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आपने पूरा लिखना, मैं समय बचाने के लिए ऐसे कॉमे लगा रहा हूँ। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x हो गई। ठीक, और 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य 5x। 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। और 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3x बराबर 6x। और प्रश्नानुसार हमने समीकरण बना दिया और इसको हल कर दिया बस। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब 11 के गुणज कौन सा होता है, जो 11 का पहाड़ा जो होता है ना, 11 की जो टेबल होती है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीय 33, ये 11 के गुणज ही है। ठीक, तो जैसे 11 गुणा 1, 11 गुणा 2, 11 गुणा 3। ठीक, तो जैसे ये 22 33 ये सारे क्या है, गुणज ही है इसके। और लगातार कितने गुणज हो सकते हैं, लगातार तो हम चलते जाए, कोई अंत ही नहीं है। अब देखो ये तीनों लगातार हैं, ये तीनों लगातार हैं, ये तीनों लगातार है। इस तरह से 3 लगातार गुणज कोई भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे यहाँ 11 को 2 से गुणा की, अगला लगातार ज्ञात करने के लिए 2 से 1 फालतू 3 से गुणा करनी पड़ेगी, फिर एक और फालतू 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे लगातार निकलेंगे ना। तो अगर मैं पहले 11 को 2 के बजाय x से गुणा कर दूं, उससे अगला गुणज ज्ञात करने के लिए 2 के बजाय जैसे 3 आएगा यहाँ पर, तो x से 1 फालतू कितना होगा, x + 1,
और उससे अगला ज्ञात करने के लिए 11 गुणा में इससे 2 फालतू यानी x प्लस 2, ऐसे 3 लगातार गुणज ज्ञात करेंगे। तो 11 के 3 लगातार गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? 11 के x के साथ गुणा 11x, 11 के x प्लस 1 के साथ गुणा तो 11 गुणा x प्लस 1, और फिर 11 गुणा x प्लस 2। ये 3 लगातार गुणज हो गए। ठीक, लगातार गुणज किसी भी क्वेश्चन में निकालने हो, मान लिया 8 के निकालने तो 8x, 8 गुणा x प्लस 1, 8 गुणा x प्लस 2, इस तरह से करना है। आपने याद रखना है कि लगातार गुणज इस तरह से लेते हैं। तो लगातार गुणजों का योग कितना? 363 है। अब इन सभी को जोड़ देते हैं और योग कितना? 363। तो प्रश्नानुसार क्या है कि 11x प्लस 11x 11 गुणा x प्लस 1 और 11 गुणा x प्लस 2, इन सभी का योग कितना है? 363। या 11x प्लस 11 के x के साथ गुणा 11x प्लस में 11, 11 के x के साथ गुणा 11x प्लस 11 दूनी 22, 363। अब देखो 11x 11x 11x, 3 बार 11 11 को जोड़ेंगे, 11 11 22 और 11 33, 33x तो ये होगी 11x 11x और 11x कुल मिलाकर के 33x हो गई, और 11 प्लस 22 33 ये हो गए बराबर 363। बन गया समीकरण। अब 33x, अब ये 33 हम आगे लेके जाएंगे, 363 माइनस 33, या 33x बराबर 363 में से 33 घटाएंगे, 3 में से 3 0, 6 में से 3 3 और ये 330, या फिर x बराबर क्या आ जाएगा? 330 बटे में 33, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर x बराबर आ गया कितना? 10 आ गया। तो 3 लगातार गुणज कौन कौन से आ जाएंगे? 11 की 3 लगातार गुणज ये हो जाएंगे 11 गुणा में 10, फिर 11 गुणा में 10 से 1 फालतू 11, फिर 11 10 से 2 फालतू 11 गुणा में 12, यानी 11 में 110, 11 11 121 और 11 गुणा 12 132। ठीक, अब हमें क्वेश्चन ये चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही आया कि नहीं आया। तो इसकी कंडीशन लगा के देख लो कि इन तीनों का योग 363 आना चाहिए। तो इसकी अगर हम पड़ताल करेंगे तो 110, 121 और 132 तीनों को जोड़ के देख लो, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 2 3, 363 इसका जोड़ आ गया। इसको रफ में कर लो, इससे आपको तसल्ली हो जाएगी कि हमने जो सवाल किया है वो ठीक किया है। ठीक है, अब आगे उदाहरण नंबर 10 आपको दिया हुआ है कि 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि देखिए कि जब भी अनुपात दे रखा हो ना कि 2 संख्याओं का अनुपात, तो वो जो संख्याएं हैं, अनुपात का मतलब क्या है कि अगर ये 2 है तो ये 5 है, और ये अगर 2 का दुगुना 4 है तो ये 5 का दुगुना 10 मिलेगा। ये 2 का 3 गुना 6 है तो ये 5 का 3 गुना 15 मिलेगा। ऐसे अनुपात का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब हमें पता तो नहीं भी कितने गुना है ये। तो जब भी अनुपात दे रखा हो तो अगर एक संख्या को मैं 2x मानूंगा तो दूसरे को 5x मानूंगा। ये बात याद रखना आपने। जब भी 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो इस एक्सरसाइज में, तो एक संख्या जैसे 2:5 का है तो एक को अगर 2x मान लिया तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक 5x हो जाएगी। तो संख्याओं में अनुपात क्या है? यहाँ पर संख्याओं का अनुपात बराबर 2:5। इसलिए
माना संख्याएं। संख्याएं क्या क्या मान सकते हैं आप? 2x और 5x। अब ये कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 66 है। तो बड़ी तो 5x ही होगी, बड़ी में छोटी घटा दो, 66 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार 5x में से अगर आप 2x घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 66 आना चाहिए। बस बन गया समीकरण। 5x में से 2x घटेंगे 3x, 3x बराबर 66, तो x बराबर 66/3, 3 एकम 3, 22 3 66, तो x बराबर आ गया 22। x बराबर 22 आ गया तो अभी आंसर नहीं निकला है, संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। इसलिए संख्याएं जो है वो क्या आ जाएगी? 2x है तो 2 गुणा 22 यानी 44, तथा दूसरी 5x है तो 5 गुणा 22 110। ठीक, एक संख्या 44 आ गई, दूसरी 110 आ गई। तो अब देखिए इनका अंतर अगर 66 है तो हमारा सम ठीक है। 110 में से 44 माइनस करके देख लेते हैं। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 10 में से 6 गए, सॉरी 10 में से 4 गए 6, अंतर 66 ही है इसका। ओके, तो हमारा सम बिल्कुल सही है। अब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। यदि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके पास 3 प्रकार के नोट है। एक तो 50 रुपए के, 20 रुपए के और 10 रुपए के। ठीक, अब कुल मिला के 25 नोट हैं। 50 रुपए और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात कितना? 3:5 दिया हुआ है। तो 3:5, इनका अनुपात कितना? 3:5। तो अगर ये 3x है तो ये 5x होंगे। ठीक, अगर इनकी संख्या 3x है तो इनकी संख्या कितनी होगी? 5x होगी। और कुल मिलाकर के कितने हैं? 25 है। तो 25 में से जो बच गए वो 10 के बचे। तो ये कुल मिला के कितने नोट हो गए? 3x और 5x। ठीक है, 3x तो 50 वाले हो गए और 5x हो गए 20 वाले नोट, और कुल थे 25। तो 25 में से अगर ये दोनों मिला करके घटा देते हैं तो वो क्या बच जाएंगे? 10 रुपए वाले नोट बच जाएंगे। कि ये दोनों नोट जोड़ लिए, कितने? ये जोड़ दिए, और इनका जोड़ जो 25 में से घटा दिया, 10 वाले बच गए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, अगर हम अभी एक समीकरण बना करके x निकाल देंगे तो x निकालने के बाद 50 रुपए वाले नोटों की संख्या भी आ जाएगी, 20 वाले भी आ जाएगी। ठीक, और फिर 25 में से घटा देंगे 10 वाले, इन दोनों का जोड़ करके 25 में से घटा देंगे 10 रुपए वाले नोटों की संख्या भी आ जाएगी। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। तो 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या में अनुपात कितना? 3:5 है। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी? 3x। माना 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 5x। इसलिए 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 में से इन दोनों का जोड़ घटा देते हैं, 3x प्लस में 5x। ठीक, 25 माइनस 3 और 5 8x। ये आ गए 10 रुपए के नोटों की संख्या। ठीक, तो अब ये कहता है कि जिनका मूल्य 590 बनता है। अब देखो प्रश्नानुसार 50 रुपए के नोट कितने? 3x, और
उनका कुल मूल्य कितना बनेगा। एक नोट का मूल्य 50 रुपए है तो 3x नोटों का मूल्य गुणा में 50 हो जाएगा। और 20 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है 5x, और एक नोट का मूल्य 20 है, 20 रुपए है तो 5x का क्या हो जाएगा 5x को 20 से गुणा कर दो। इसी तरह से 10 रुपए वाले नोट कितने अपने पास 25 माइनस 8x है। ठीक, एक नोट का मूल्य 10 रुपए है तो ये भी 10 से गुणा हो जाएगी। और तीनों को जब हमने जोड़ा तो इनका जोड़ कितना आना चाहिए 590 आना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इसके गुणा कर लेते हैं। 5 दिए 15, 150x हो गया, 5 दूनी 10 और एक ये वाले 0, 100x हो गया। और 10 के अंदर गुणा करेंगे तो 10 की 25 के साथ गुणा 250 और माइनस 8 दाए 80x बराबर 590। तो यहाँ से अब समीकरण तैयार हो जाएगा हमारा कि 150 और 100 250, 250 में से 80 माइनस कर दो, 250 में से 80 माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गए 7, 170। तो 150x 100x 250x, 250x में से 80x माइनस करेंगे माइनस ये आ जाए 170x। ठीक, 170x प्लस 250 बराबर 590, ये समीकरण बन गया अब आपका। अब इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे। तो 170x पहले 250 को राइट में ले जाते हैं, 590 माइनस 250। अब 590 में से 250 घटा लेते हैं, 0 9 में से 5 4 और 5 में से 2 गए 3, 340 बच गया। 170x बराबर 340, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 340 बटे 170, क्योंकि 170 गुणा में इधर आकर के भाग में हो जाएगा 0 से 0, 17 दूनी 34। तो यहाँ पर x बराबर आ गया 2। x बराबर अगर 2 आ गया तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है 3x है, बराबर 3x की जगह क्या रखते हैं 2, 3 दूनी 6, 50 रुपए वाले हो गए 6 नोट। इसी तरह से 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 5x, तो 5 गुणा 2 10 आ जाएगा। और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या देखिए 10 और 6 16 तो ये होगी, तो 25 माइनस 16 और कितना बच गया 9। तो अब हमें आंसर चेक करना हो तो 50 रुपए वाला कितने नोट है 6, तो 50 गुणा 6 300 रुपए तो ये हो गए। 20 रुपए वाले 10 हैं तो 20 रुपए वाले 10 है तो 200 रुपए ये हो गए। और 10 रुपए वाले 9 है 90 रुपए ये हो गए। कुल मिला के रुपए गिन लो अपने कितने 590 हो गए। ठीक, तो 590 हमारे यहाँ पर कह रखा था इन्होंने कि टोटल 590 रुपये बनते, तो इस तरह से हम ये सम सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर पहले नोटों का अनुपात दे रखा है, उसी अनुपात में आप इनकी संख्या मान लो, तीसरा 25 में से घटा दो। ठीक, फिर इनका मूल्य निकाल लो, यानी संख्या को जो एक नोट का मूल्य उससे गुणा करते जाओ और जोड़ते जाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका एक समीकरण बन जाए, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जो चीज़ मान रखी है उसमें रख दो। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। आपको कितना समझ में आया वो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।